नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मालेगांव बम धमाके के मामले में 7 आरोपियों के रिहा होने के बाद से भगवा आतंकवाद के मुद्दे की सियासत फिर से गर्मा गई है। 2008 के इन धमाकों के बाद उस समय की यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा था, लेकिन आज के फैसले के बाद कांग्रेस के दावों की हवा निकल गई है। अब बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेर रही है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, इस विषय पे करेंगे आज विस्तार से चर्चा। इसके अलावा बताएंगे मोदी सरकार ने कैबिनेट में क्या लिए हैं आज बड़े फैसले। बताएंगे आपको कि ट्रंप के टैरिफ प्लान पर क्या कहा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आया फैसला। एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को किया बरी। कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पीड़ित पक्ष ने अपील का किया फैसला। मालेगांव केस में फैसले के बाद गरमाई सियासत। बीजेपी ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। कहा यह शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स की कांग्रेस पार्टी की साजिश। हिंदुओं को किया बदनाम। सोनिया राहुल मांगे माफी। कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2,000 करोड़ रुपए की सहायता। 6 राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 रेलवे परियोजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी। ट्रंप के लगाए टैरिफ पर भारत की 2 टूक। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा किसानों, निर्यातकों और उद्योग जगत के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाए जाएंगे सभी जरूरी कदम। विपक्ष के हंगामे के चलते फिर नहीं चल सके संसद के दोनों सदन। दोनों सदनों के सभापतियों ने जताई नाराजगी। राज्यसभा के उपसभापति ने कहा विपक्ष के हंगामे से बर्बाद हुए सदन के 30 घंटे का ज्यादा का समय। संसदीय कार्य मंत्री भी विपक्ष पर बरसे। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके का आज फैसला आ गया। 17 साल के इंतजार के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद जहां सभी आरोपियों ने इसे सत्य की जीत बताया, तो पीड़ित परिवारों ने इंसाफ नहीं मिलने की बात कही। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोष सिद्ध नहीं कर पाई। पीड़ित परिवारों ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला। एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मालेगांव केस में सारे आरोपी बरी। भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी। एक फैसला जिसका इंतजार 17 साल से हो रहा था। गुरुवार सुबह से देश की निगाहें मुंबई की एनआईए कोर्ट पर टिकी हुई थीं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश ने सुबह 11 बजे के करीब सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाना शुरू किया और कुछ ही देर में साफ हो गया कि अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियां बताई और कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने माया कि उनका केस जो है फुल ऑफ मिस्ट्री है, प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है और इसके लिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तपास अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के बजाय अपना एविडेंस क्रिएट किए हैं, बनावटी किए हैं, उसके बारे में इंक्वायरी किया जाए कि वो कितने दोषी हैं या दोषी नहीं हैं, और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने विस्फोट के सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और सभी घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। ये भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया।
घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत एकत्र नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, ये भी सिद्ध नहीं हो पाया। पीड़ित परिवारों के वकील ने कहा कि बम विस्फोट की पुष्टि कोर्ट ने कर दी है। हम इस बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे। हम जजमेंट के लिए, इंसाफ के लिए 17 साल से वेट कर रहे थे, पर इसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं है कि उनकी वजह से एक्विटल हुआ। विक्टिम को तो सफर हुई, ये तो ट्रायल विक्टिम का भी हुआ कि उनको मालेगांव से आके अपने जख्म बताना पड़े कोर्ट को। अपील होगी हाईकोर्ट में अपील होगी। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। ये धमाका एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में 7 लोग, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है। इन सभी लोगों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। बरी होने के बाद सभी आरोपियों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं, परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। फैसले के बाद बरी हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित के घर के बाहर पुणे में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने की थी। हालांकि 2011 में NIA को जांच सौंप दी गई। मुंबई से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मालेगांव बम धमाके के मामले में फैसला आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मालेगांव धमाके के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा था, जिसके बाद देश में राजनीतिक रूप से ये बहस बहुत ज्यादा गर्मा गई थी। अदालत के इस फैसले में सभी दोषियों के रिहा होने के बाद भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ने की कांग्रेसी का जो दावा था फेल हो गया है। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस से देश के सामने झूठ फैलाने के लिए माफी मांगने की मांग की है। 17 साल बाद मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला किया आया, महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलकों में हंगामा मच गया। अदालत के आदेश के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई। बीजेपी का कहना है कि अदालत के फैसले से भगवा आतंक की साजिश रचने वालों का भंडाफोड़ हो गया। इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। ये भगवा दहशतवाद कहकर ये लोगों को गुमराह करने का एक बड़ी साजिश थी, उसमें वो बेनकाब हो गए। कांग्रेस का समय में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को अपीस करने के लिए एक टर्म और एक शब्दावली बनाया गया था कि हिंदू टेरर। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं। फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया।
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज ध्वस्त हो गया। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। हिंदू और मुसलमान को आतंकवाद के अंदर मत देखिए। हिंदू और मुसलमान आतंकवाद का चेहरा नहीं हो सकते। आतंकवाद का चेहरा सिर्फ आतंकवाद का है। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। संत समाज ने भी मालेगांव विस्फोट मामले पर आए अदालत के फैसले का स्वागत किया है। एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में करीब 17 साल बाद आरोपी बनाए गए लोगों को तो न्याय मिल गया, लेकिन इस मामले से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब आना अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भगवा आतंकवाद का नैरेटिव ध्वस्त, क्योंकि 2008 की इस घटना के बाद एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया था और उसको लेकर लंबी सियासत 2008 के बाद से अभी तक होती रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कौशल कांत मिश्रा, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निखिल जैन है, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक है। और बहुत जल्दी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ेंगे, ऑर्गेनाइजर के संपादक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि 2008 के बाद यूपीए की उस समय की सरकार के तमाम महत्वपूर्ण ओहदे पे बैठे हुए लोगों ने ये पूरा नैरेटिव दिया था हिंदू आतंकवाद, और भाजपा ने इसका विरोध किया था, लगातार सब चीज़ों को कहा था। अब इस फैसले के बाद कम से कम भगवा आतंकवाद का पूरा जो नैरेटिव था वो तो उसकी हवा निकल गई या खत्म हो गया। अरिंदर जी, पहली बात तो मेरा मानना है कि जिस सरकार ने ये नैरेटिव नहीं दिया था, सरकार में बैठे कुछ लोगों ने सैफरन टेरर शब्द जरूर यूज करा था। सैफरन एक ऐसा कलर है जिसे ज्यादातर लोग हिंदू निखिल जी, आप स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों ने दिया था वो किस ओहदे पे बैठे थे। आपकी बात बेहतर तरीके से आ जाएगी दर्शकों के सामने। नहीं, बिल्कुल, उनमें से कुछ यूपीए सरकार के मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन मेरा मानना यह है कि सैफरन टेरर जैसा एक मॉनिकर, ऐसा एक नाम शायद नहीं देना चाहिए था। और रही बात कि ये हिंदू आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद होता है देश में, नहीं होता, मेरा मानना यह है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, कोई भी मुसलमान, कोई भी सिख, कोई भी ईसाई आतंकवादी नहीं हो सकता। जो कोई भी अगर धर्म को मानेगा, जौन सा भी धर्म हो, किसी धर्म में आतंकवाद का संदेश नहीं है, सिर्फ अहिंसा का संदेश है। जो ये हरकतें करते हैं वो चरमपंथी लोग हैं। दे कैन बी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इज द कीवर्ड, चरमपंथी। ऐसे लोग इस तरीके की आतंकवाद की घटनाओं में पाए जाते हैं। अब तो आप ये निखिल जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जिन लोगों ने भी यूपीए सरकार के उस समय जो ओहदेदार बैठे हुए थे, गृह मंत्री के ओहदे पे शिंदे साहब रहे हों, चिदम्बरम साहब रहे हों, या तमाम दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद जैसे तमाम बड़े बड़े नाम जिन्होंने इस सैफरन टेररिज्म की बात करी, उन्होंने गलत किया, मतलब आप ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसी बात थी जो शायद ना करी जाती तो बेहतर होती, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा अरिंदर जी आज ये है कि 2008 में एक मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ, उसमें 6 लोग मारे गए, 100 लोग जख्मी हुए। वो एक टेरर अटैक था। जिसने भी करा वो आज हमें नहीं पता, या तो ये जजमेंट गलत है कोर्ट का, या फिर हमें नहीं पता। अब ऐसे किस्से में मैं अपनी सरकार से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि या तो वो बोले कि नहीं, कोर्ट का जजमेंट गलत है, हम अपील करेंगे। जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की थोड़े दिनों पहले जजमेंट आई और सरकार ने फट से जाके अपील कर दी हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर अब सरकार कह रही है कि ये बिल्कुल सच बात है। जो पीड़ित परिवार है उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ये इसका एक पक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सच बात है, जो जिम्मेदार है, मैं आता हूँ आपके पास, जो जिम्मेदार है उनको ये, जी हाँ, जल्दी से, हाँ,
2008 में यह हादसा हुआ, उसके बाद 6 साल तो यूपीए की सरकार रही, लेकिन 11 साल मोदी जी की सरकार थी जिसमें एनआईए के जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो इस केस को प्रोसिक्यूट करते गए, कोर्ट भी इस केस को सुनता चला गया। सवाल यह है कि अगर केस में बिल्कुल ही रद्दी भर का एविडेंस नहीं था तो बीच में जाके हाईकोर्ट से क्वेश्चन क्यों नहीं कराई गई? जवाब यह है कि हाईकोर्ट में क्वेश्चन शायद इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि सबूत थे। 2016 में एक प्रोसिक्यूटर ने यह बात कही थी कि सरकार से मेरे ऊपर दबाव है कि थोड़ा हल्का जाइए, और फिर बाद में उस प्रोसिक्यूटर को हटा दिया गया। मैं निखिल जी, मैं आपके स्तर पे मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि बाकी मेहमान भी जुड़े, लेकिन मैं स्तर पे आऊंगा आपके पास में। कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता बीजेपी के। कौशल जी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार और बेहतरी से कर सकती थी, भले ही ये बात खत्म हो गई है कि साहब ये नहीं होना चाहिए था जो सैफरन टेररिज्म की बात की गई थी, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है, वो ये कह रहे हैं। मोदी जी की सरकार तो 2014 में बनी थी। ब्लास्ट जो इसमें क्वेश्चन में आते हैं, 2006 का मालेगांव ब्लास्ट आता है, 2007 का अजमेर शरीफ और मेरे ख्याल से समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट आता है, और एक ब्लास्ट और 2008 का मक्का मस्जिद का ब्लास्ट। ये 4 थे जिसमें हिंदू टेररिज्म को गढ़ने की कोशिश की गई थी। उस समय जो लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की गई थी, 2006 के ब्लास्ट के बारे में एक बात बताऊं, 9 मुस्लिम युवक पकड़े जाते हैं और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके अलावा 7 हिंदू पकड़े जाते हैं। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे जहां पे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, उस समय जो क्रिटिकल चीज होती है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट रहे हैं कि जो प्राइमरी साइट ऑफ इंसिडेंस है, उस समय जो लोगों को पकड़ा जाता है या जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, अगर उसको किसी तरह से टारगेट करके ये बनाने के, ये दिमाग में बिठा करके किया जाएगा कि हमें इनमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, उसको साबित करने की कोशिश करनी है, और एक थ्योरी करने की कोशिश की गई जाती है कि एक हिंदू आतंकवाद नाम की एक चीज है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे उस समय तक बहुत सारे मुंबई में ब्लास्ट हुए और जगह जगह ब्लास्ट हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस समय की सरकार ने ऐसा उचित समझा होगा जी कि इस तरह की थ्योरी गढ़ है, क्योंकि ये पॉलिटिकल नैरेटिव था। किसी भी एजेंसी ने हिंदू आतंकवाद नाम नहीं दिया था, ये पॉलिटिकल नैरेटिव दिया गया। और नैरेटिव किसके द्वारा दिया गया? अभी जो चिदम्बरम जी अभी 2 दिन पहले वो पहलगाम के लोगों को ये पूछ रहे थे ना, ये पाक के हैं, इसका क्या सबूत है जी? यही चिदम्बरम जी उस समय गृह मंत्री थे। और उसके बाद सुशील कुमार शिंदे ने तो ओपन, अभी आप लोग भी दिखा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के जो शिविर होते हैं उसमें आतंकी ट्रेनिंग। इस तरह से अगर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी तो इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस एक फ्रेम कर रही थी, और इसकी एक लंबी सी सीरीज है। ठीक है, लंबी सीरीज। मैं आता हूं आपके पास में। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। प्रफुल्ल जी, आज के इस अदालत के फैसले से कानूनी तौर पे और राजनीतिक तौर पे कौन से विषयों पे सीधे तौर पे स्पष्टता आती दिखाई पड़ रही है? प्रफुल्ल जी। अरिंदर, धन्यवाद। देखिए, मूल विषय ये नहीं है कि किसने और कब, क्यों, कितनी बार हिंदू टेरर, ये क्यों किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ था अरिंदर। आपको ध्यान में होगा तो 1993 के मुंबई ब्लास्ट के समय शरद पवार मुख्यमंत्री थे, जो कि उन्होंने ही खुद स्वीकार किया कि 13वां बॉम्ब कहीं नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 13वें बॉम्ब के बारे में इसलिए बोला कि किसी एक समुदाय पर इसका ये नहीं आना चाहिए। ये मानसिकता थी, ये सोच है। ये बिल्कुल सही है कि किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को, पंथ को इसके साथ नहीं जोड़ाना चाहिए। लेकिन 2002 के बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ और फिर 2002 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशन के द्वारा इस्लामिक रेडिकलिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, ये शब्दों का प्रयोग करते हुए टेररिज्म का ये आया था। और उसके कारण हम देखते हैं, चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे समझौता ब्लास्ट हो, और मुंबई ब्लास्ट के इसमें, मतलब मजे की बात यह है कि जो कहते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट में ये होना चाहिए, ये कितनी बार इन्वेस्टिगेशन हो चुका, कितनी बार ये तथ्य सामने आए कि इलीगल तरीके से जो सो कॉल्ड एक्यूज पहले थे उनको छोड़ा गया, जो कुछ एक्यूज को फ्रेम किया गया, उन्होंने अपनी कहानी बताई, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, मैं तो मानता हूं कि क्या हम किसी को केवल एक्यूज है
ये मानकर जो पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर कहीं पे आर्मी इंटेलिजेंस में रहे हो, उनके साथ हम इस तरह का व्यवहार करेंगे कि हम उनके परिवार को, उनके सीनियर ऑफिसर्स को भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उनके साथ शारीरिक रूप से इस तरीके की प्रताड़ना करेंगे। तो मेरे लिए ये मालेगांव ब्लास्ट का आज का वर्डिक्ट आना, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि जिस तरीके के हमारे यहाँ टेररिज्म से जुड़े हुए सारे मामलों में राजनीतिकरण किया गया और राजनीतिकरण के आधार पर पॉलिटिकल नैरेटिव्स गढ़ने का प्रयास किया गया, मीडिया भी कुछ हद तक आर्येंद्र इसमें पक्ष लेकर साथ देता है, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है। इसके बाद शायद ये एक मैसेजिंग होना चाहिए कि कोई भी हम घटनाक्रम गढ़कर उसके आधार पर कोई नैरेटिव खड़ा करते हैं तो वो न्यायपालिका के सामने खड़ा नहीं। निखिल जी सवाल बड़ा यही है कि देश सबसे बड़ा है, हमारे आपके या किसी भी राजनीतिक दल की अपनी कोई सोच हो सकती है, लेकिन उसके तरीके से एक फेक नैरेटिव खड़ा करना, लोगों को गलत प्रकार की बात सामने रखना और अपना राजनीतिक हित साधना, ये तो देश की राष्ट्रीयता के साथ उसके साथ समझौता करने जैसा हो गया, जो कि किया गया, कम से कम ये दिखाई पड़ता है। निखिल जी देखिए आर्येंद्र जी, मैंने आपको ये शुरुआत में जरूर कहा कि शायद भगवा आतंकवाद जैसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए था, पर मैंने कभी ये नहीं माना कि उस समय की कांग्रेस सरकार या फिर पी चिदम्बरम ने या फिर दिग्विजय सिंह ने, किसी ने भी ये कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी। हम शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मेजोरिटी लीडर्स हिंदू हैं, उनके मेजोरिटी वोटर्स हिंदू हैं। ये सर एक सेकंड, मैंने आपको नहीं काटा था बीच में, मैंने आपको नहीं काटा सर, इंटरजेक्ट नहीं निखिल जी वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। निखिल जी आप इंटरजेक्ट मत करिए, निखिल जी ऐसे दर्शक नहीं समझ पाते, ऐसे दर्शक नहीं समझ पाते। ओके प्रफुल्ल जी, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ जल्दी से, एक सेकंड। हाँ निखिल जी, कसाब पाकिस्तान से आया था या नहीं आया था? ठीक है, मैं इसका भी आपको जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय की अगर हम ये साजिश, अब हम माने कि उस समय की सरकार में या दिग्विजय सिंह या चिदम्बरम ने कोई साजिश रचने की कोशिश करी, कॉन्स्पिरेसी, ये शायद मेरी हिसाब से इस बात में ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन वो दोनों खुद हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी के मेजोरिटी वोटर्स हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी के मेजोरिटी लीडर्स हिंदू हैं। तो बीजेपी जो है कि बनाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमानों की बात करती है, बहुत ही माफी चाहूंगा लेकिन बहुत ही बेवकूफी भरी बात लगती है। दूसरी बात, मैंने अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में एक चीज कही कि इस्लामिक आतंकवाद कुछ नहीं होता, हिंदू आतंकवाद कुछ नहीं होता, सिर्फ चरमपंथी होते हैं। आतंकवादी सारे के सारे चरमपंथी हैं, जिस मर्जी धर्म के हो। लेकिन हमारे भाजपा के मित्र क्या बोलते हैं, इस्लामिक आतंकवाद। देखिए मेरी नजर में हिंदू आतंकवाद बोलना उतना ही गलत है जितना इस्लामिक आतंकवाद बोलने गलत है। लेकिन भाजपा के हमारे मित्र कभी ये नहीं मान सकते, क्योंकि उन्हें हर चीज को एक हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना है। रही बात आतंकवाद की, किस तरीके से, अच्छा एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान से वो आए थे या नहीं आए थे, जिन्होंने पहलगाम में वो हमला करा। कसाब बिल्कुल सर, बिल्कुल पाकिस्तान से आया था। और ये हमें कैसे पता है, क्योंकि उस समय की सरकार बिल्कुल यार ये क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते सर, रैपिड फायर नहीं कर सकते। नहीं मैं आप सर, एक डिबेट करने का तरीका होता है, मैं फिर आपको बीच में काटना शुरू कर दूं। नहीं, आपको रोकना पड़ेगा, जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग आप जब कह रहे हैं कि ये कोई फायर खेल रहा है यहाँ पे बैठ के। निखिल जी एक सेकंड, निखिल जी प्रफुल्ल जी, निखिल जी वो सवाल पूछ रहे हैं, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार, वो सवाल पूछ रहे हैं, उनका अगर कोई लॉजिक है तो सुन, ठीक है, संक्षेप में प्रफुल्ल जी। हाँ, उन्होंने दिग्विजय सिंह को क्लीन चिट दिया है कसाब के संबंध में। मुंबई पर जो अटैक हुआ था आतंकवादी 26/11 का, उसमें आरएसएस की साजिश नाम से पुस्तक का विमोचन और उसमें कसाब को क्लीन चिट देते हुए दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया था या नहीं दिया था? अब सर अब मैं आशा करूंगा आप हर लाइन पे एक और क्वेश्चन पूछ के मेरी बात को कंप्लीट समय सीमित, चलिए निखिल जी जल्दी से। नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ, समय सीमा है दर्शकों के लिए भी। ऐसी किताब के उद्घाटन पे दिग्विजय सिंह जरूर गए थे, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताब नहीं थी, वो कोई गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की किताब नहीं थी। किसी ने एक किताब लिखी, लेकिन ये भी हमें याद रखिएगा कि कसाब का जो उसको पकड़ा गया, उसका जो ट्रायल हुआ और उसके बाद ट्रायल में जितनी भी वो अपील करता गया, उस सब में कांग्रेस की ही सरकार कसाब के खिलाफ एक केस बनाती रही। कांग्रेस की ही सरकार ने तवहुर राणा की एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी फाइल करी। कांग्रेस की सरकार के दौरान ही एनआईए ने जाके यूएस में डेविड हेडली को क्या कहते हैं क्वेश्चनिंग करी। और कांग्रेस की ही सरकार ने 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को एफएटीएफ की टेररिज्म वाली ग्रे लिस्ट में डलवाया।
कांग्रेस सरकार ने पूरी दुनिया को यह साबित करके दिखा दिया कि किस तरीके से इंडिया में होने वाले आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है निखिल जी, आपका जो ये आप जो ये कह रहे हैं कि कितनी, निखिल जी आप जो ये कह रहे हैं, निखिल जी आप जो ये कह रहे हैं कि कितनी सख्त थी यूपीए की सरकार, कितनी सख्त थी यूपीए की सरकार, ये सबने इस बात को देखा। मैं जरा मैं आता हूँ, कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े। ठीक है, ओके, एक सेकंड कौशल, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने हर वो काम किया जो जरूरी था आतंक से लड़ने के लिए, और उन्होंने हर वो काम किया, लेकिन आप लोग आतंक को धर्म में बांट देते हैं। कौशल जी देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, जो कितकर साहब अभी बोल रहे थे वो उन्होंने आधी बात बताई, पर पूरा कंप्लीट यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से राम मंदिर की बात आई, जिस तरीके से मोदी जी की बात आई, जिस तरीके से उस समय राम मंदिर के एजिटेशन के बाद सारे हिंदू यूनाइट होने लगे, तो कांग्रेस को अपनी सत्ता पे खतरा नजर आने लगा। और उस समय इस्लामिक आतंकवाद जिस तरीके से देश में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे थे, उससे वो परेशान थी। और जहां तक रही इस्लामिक आतंकवाद की बात, ये मैं नहीं कहता मित्र, आप जाके देखिए यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल, वहां के डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में यूएस को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सुनो ना भाई, सुनो ना मेरी बात दोस्त, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, निखिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास में, हाँ कौशल जी अपनी बात पूरी करें। ठीक है, तो ये जो इस्लामिक आतंकवाद, और एक सत्य ये भी है कि ग्लोबली जितने भी टेररिज्म के अटैक होते हैं उसमें से 98.7% केवल इस्लामिक आतंकवाद से रिलेटेड। मतलब नहीं कि सारे मुसलमान आतंकी हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन 98.7% आतंकी मुसलमान होते हैं, ये एक फैक्ट है, हमें इसको मान के चलना पड़ेगा, इसी हिसाब से पॉलिसी बनती है। वहां पर आप देखिए जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई, जब गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद सबसे पहले भगवा आतंकवाद का टर्म लाया गया, उसके बाद ये जो समझौता का ब्लास्ट हुआ जिसमें उन्होंने हिंदुओं को फ्रेम करने की कोशिश की, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएस की सिक्योरिटी काउंसिल दोनों ने यह बताया कि वहां पर एक पाकिस्तानी आरिफ कसमानी जो लश्कर तैयबा का आतंकी था, उसका हाथ था। उसके बाद भी नहीं, सुनिए तो, आरवीएस मणि ने अपनी किताब पूरी लिखी भगवा आतंकवाद के ऊपर, और उसके बाद जब कांग्रेस को यह पता चला, और जो मुंबई टेरर अटैक की बात करें सर, मुंबई टेरर अटैक ऐसा टेरर अटैक था कि वहां पर जितने आतंकी आए थे, अगर वो आतंकी कसाब पकड़ा नहीं जाता तो सबके पास कलावा उनके हाथों में बधा हुआ था, उनके पास हिंदू आइडेंटिटी कार्ड थे। ये प्लान किया गया था कि इसको बिल्कुल ये प्लान था, कि समय सीमित है। प्रफुल्ल जी फाइनल कमेंट आपका। ठीक है कौशल जी, ओके, पॉइंट टेकन। प्रफुल्ल जी समय सीमित है, एक फाइनल कमेंट, क्या इस पूरे राजनीतिक पूरी जो कोशिश की गई थी यूपीए कांग्रेस के माध्यम से, क्या आज उसका पटाक्षेप हो गया है, अभी इस पे सियासत बाकी है? प्रफुल्ल जी और उसका लास्ट कौशल जी प्रफुल्ल जी जल्दी से, प्रफुल्ल जी जल्दी से। हाँ देखिए आर्येंद्र, मुझे लगता है कि अपेक्षा करता हूं कि ये शायद रिलीजियस लाइन पर और हिंदू आतंकवाद का ये मिथ परमानेंटली बस्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक सिमी के अलग अलग वर्जन्स अस्तित्व में, सिमी पर भी बैन लगाया था उस समय, और सिमी के ही एक्टिविस्ट ये पहले अरेस्ट हुए थे। समझौता ब्लास्ट पर यूएनएससी का रिजोल्यूशन है जैसे कहा गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उन नेताओं को देश से, हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, और एक बार ये मालेगांव ब्लास्ट में ये जो गलती हुई इसको फिर से ना दोहराया जाए, इसको भी न्यायपालिका बिल्कुल एक राजनीतिक सबक भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आपको आज मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कौन से लिए गए बड़े फैसले, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जब जब भूख सताए एमडीएच याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, एमडीएच सोयाबीन का चोखा। एमडीएच सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। एमडीएच सोयाबीन असली प्रोटीन। एमडीएच जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com.
हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, तो बहुत चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या करके महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चुनाव लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मोदी सरकार ने आज 6 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रावधानों का ऐलान किया है, मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार किसानों के हित में एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी में योजना के घटक एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं FTL की स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय। डिसीजंस इन द थर्ड टर्म इटसेल्फ आर मोर देन वर्थ 9 लाख करोड़ रुपीस। फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम में। कैबिनेट ने साल 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को अनुदान सहायता को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से NCDC 4 वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगा। NCDC जो लोन देती है उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है, नेट NPA 0 है और 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा हर साल
4 साल मतलब 2000 करोड़ टोटल, तो उससे 20,000 करोड़ रुपए की फर्दर लैंडिंग कर पाएंगे। रेलवे सेक्टर को लेकर 4 अहम परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं में इटारसी नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजीनगर से परभणी दोहरीकरण, अलू आबाड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगो आपोसी जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हों या किसानों के लिए योजनाओं का आवंटन, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की क्षमता को बढ़ाने के लिए ही 4,74,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि अमेरिका के टैरिफ वॉर पर कैसे देश हित सर्वोपरि होगा। इस खबर पर विस्तार से होगी नजर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, तो बहुत चिंता मत करो। जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको बता रहा है। हमको चुना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही कर। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहां शिकायत जो है आप दर्ज करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया है। और बात करें अभी तक जिन बड़ी खबरों से, तो मालेगांव का जो पूरा मामला था उसमें
फैसला आया है, सभी आरोपी आज बरी कर दिए गए। इस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा मालेगांव फैसले पर जो सियासत हुई थी भगवा आतंकवाद के मसले को लेकर, वो एक तरीके से आज फिर से गर्माती नजर आई। इस खबर के तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा भी की। इसके अलावा मोदी सरकार के कैबिनेट ने कौन से 6 बड़े फैसले लिए थे, इस खबर को भी हमने आपको विस्तार से दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारत ने भी अमेरिका को दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में आज बयान देकर स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हित में भारत सरकार हर संभव कदम उठाएगी। वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि उनका मंत्रालय सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर रहा है और उनके हित में ही फैसले लिए जाएंगे। पीयूष गोयल ने बीते एक दशक में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की तरक्की को गिनाया तो लगातार लिए जा रहे रिफॉर्म से इकोनॉमी में हो रहे फायदे के आंकड़े भी देश के सामने रखे। अमेरिका द्वारा भारत पर एक तरफा टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद अब भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर संसद में अपने जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सभी हितधारकों के साथ इस फैसले की समीक्षा कर रहा है। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। संसद के दोनों सदनों में दिए गए अपने वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा कि कैसे आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वैश्विक विकास में 16% का योगदान दे रहा है। पीयूष गोयल ने यह भी याद दिलाया कि तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक लाभकारी समझौते किए हैं। India has rapidly transformed from being one of the fragile five to the fastest growing major economy in the world. We have risen from the 11th largest economy to one of the top 5 economies. It is also widely expected that we will become the 3rd largest economy in a few years. सरकार ने अपना रुख साफ किया तो विपक्ष के तमाम सांसदों ने भी सरकार के सुर में सुर मिलाया और अमेरिका के फैसले को गलत बताया। We are not without options. I mean, I think we have to understand, we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है, इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी वार्ता जारी है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं होने वाला और लंबी अवधि में भारत आत्मनिर्भरता की ओर ज्यादा मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाता नजर आएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं। शुभमोय जी, स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। सवाल यही, क्योंकि सरकार जब स्पष्ट कर रही है कि साहब राष्ट्रीय हित में सारे फैसले लिए जाएंगे, वक्त रहते लिए जाएंगे, तो कम से कम एक विश्वास बनता है कि भले ही कोई देश कोई फैसला ले, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहने वाले हैं। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ आपके माध्यम से दूरदर्शन को बताना चाहूँगा, दूरदर्शन के श्रोताओं को, कि भारत की अर्थव्यवस्था वाणिज्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही निर्भरशील नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि हमारा इकोनॉमी कई डिकेड से हम लोग का डोमेस्टिक मार्केट बड़ा बढ़ता जा रहा है, बड़ा है। और अभी अगर आप देखें कि ये जो 25% टैरिफ रेट की बात हो रही है, जो इफेक्टिवली अराउंड 20.6% के करीब आ जाता है, उसका अगर हम एक्सपेक्टेशन देखें तो वो हमारे जीडीपी के जो ग्रोथ है उस पर एटमोस्ट करीब 30 बेसिस पॉइंट का ही इम्पैक्ट रहेगा। यानी कि अगर हम 6.5% ग्रोथ रेट की अगर अनुमान लगा रहे हैं इस साल हमारे देश का, तो वो उससे घटकर 6.2% ही होगा। तो ये बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं बहुत खलबली मचाने वाली कोई चीज नहीं है। और ये पर्सपेक्टिव को अगर हम समझ के चले
तो हमारे बहुत सारे जो नजरिया है, हमारे जो पॉलिसी ऑप्शंस है, वो साफ और बहुत बेहतर दिखेंगे। जी, और शुभम जी, क्योंकि हम जब निर्यात की बात करते हैं तो सरकार ने भी कहा है कि चाहे किसान हो, एमएसएमई हो या तमाम इंडस्ट्री के लोग हों, उनसे बात की जा रही है। तो यानी कि जो भी फैसले लिए जाएंगे सबको हित देखते हुए उनके जो फायदे की बात है वो उसमें समाहित होगी, उसमें शामिल होगी। जी, और खास मतलब बात यह है कि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेड की जब बात कर रहे हैं, दो देशों में वाणिज्य का विस्तार करने का, तो नेचुरली हम देखेंगे कि हमारा कितना बेनिफिट होता है, उनका भी कितना बेनिफिट होता है अमेरिका का। तो इसलिए ये नहीं है कि भारत को, जैसे कहते हैं, एकदम हर तरीके, हर मुकाम पे हम दिखाएंगे कि भाई उनके लिए हम कितना बेनिफिट ला सकते हैं। आपको जैसे आपने देखा होगा कि भारत और यूएसए का जो ट्रेड रिलेशनशिप है, उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस ही रहता है। यानी कि भारत का जो ट्रेड का जो पैकेज, गुड्स का जो पूरा जो चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल, हमारे लिए हम बेहतर पोजीशन में है। और इस बेहतर पोजीशन से ही हम निर्यात के एफटीए का डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें एक्चुअली अमेरिका को ही प्रॉब्लम है कि ये ट्रेड सरप्लस को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो उसमें हम नेचुरली हम देखेंगे कि हमारी जो, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें तो रिलैक्सेशन का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। एमएसएमई सेक्टर्स हमारे देश के एक्सपोर्ट्स के एक प्रधान अंश है। हमारे एक्सपोर्ट्स के करीब 40% एमएसएमई से आता है, इसलिए एमएसएमई को कोई बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई खलबली मचने वाली स्थिति नहीं है और ऐसे में कम से कम बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। असर को लेकर भी निगोशिएशंस चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुभम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, तो बहुत चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको बता रहा है। हमको चुना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही कर। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप पर, शिकार होने पर
ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर वहां शिकायत जो है आप दर्ज करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात ईवीएम की। कांग्रेस समेत तमाम दल ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता साबित हुई है। ईवीएम जांच और सत्यापन के फिर साबित किया है कि मशीनें पूरी तरीके से सुरक्षित और विश्वसनीय है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के तहत 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हुई है। 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट्स में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। सभी मशीनें परीक्षण में सफल रहीं, जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता दोबारा से सिद्ध हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी हो गई है। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम, बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट्स की जांच की गई है। 10 उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 8 हारने वाले उम्मीदवार स्वयं मौजूद रहे, शेष 2 ने भाग नहीं लिया। जांच में कुल 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट्स की जांच भी की गई और सभी मशीनें परीक्षण में पूरी तरीके से सफल रहीं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या वीवीपैट पर्चियों में विसंगतियां नहीं पाई गई हैं। तो अपने आप में एक बड़ी खबर। उधर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुस्लिमों से जुड़े एक अहम मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत सबसे पहले यह तय करेगी कि रोहिंग्या समुदाय अवैध घुसपैठिए हैं या शरणार्थी। कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को निर्धारित किया है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर रोहिंग्या शरणार्थी हैं तो फिर सवाल ये बनता है कि वो देश में किस तरह की सुरक्षा अधिकार के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर रोहिंग्या शरणार्थी ना होकर अवैध घुसपैठिए हैं तो क्या उन्हें वापस भेजे जाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों की बनती है। साथ ही ये भी कहा कि क्या उनकी ओर से उठाए जा रहे कदम सही हैं। वहीं यह भी कहा कि अगर रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं तो भी क्या उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है या कुछ शर्तें लगाकर कोर्ट जमानत के साथ उन्हें छोड़ सकती है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाटीन का चोखा। MDH सोयाटीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाटीन असली प्रोटीन। MDH। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
आज संसद की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित होने से कामकाज प्रभावित हुआ और दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। क्या रहा आज संसद की कार्रवाई में खास, देखिए इस रिपोर्ट में और मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन गुरुवार को एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों सदनों में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से शांति बनाए रखने और सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। ओम बिरला ने कहा कि आपके मतदाता आपका ये व्यवहार देख रहे हैं। उच्च सदन में होने वाले हंगामे पर उपसभापति हरिवंश ने बताया कि सत्र में सदस्यों के 120 प्रश्नों को लेने का मौका था, जबकि विपक्ष के हंगामे के कारण सदन का 30 घंटे से ज्यादा का समय व्यर्थ हो गया। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं? क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं? माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। In this session, we had opportunity to raise 120 questions, 120 zero hours and 120 special mentions, where else only 11 questions, 3 0 hours and 17 special mention could be done. Total time lost was 30 hours and 6 minutes. संसद में हो रहे गतिरोध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुल करके देश के सामने में अपना बात सदन के माध्यम से रखा और गृह मंत्री उस पूरे संबंधित जो चर्चा हुए उसको जवाब देने के लिए वो सक्षम है। 2008 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था, उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। हंगामा कौन कर रहा है? आपने कभी सत्ता पक्ष का हंगामा देखा है? आप विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देंगे राज्यसभा में। आप विपक्ष को बोलने का मौका तो दें, संसदीय मर्यादा का पालन तो करें। हम सब तो चर्चा चाहते हैं। संसद में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत चल रही है और सरकार मौजूदा हालात का आकलन कर रही है। मानसून सत्र के 9वें दिन संसद में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निसार के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी गई। अनुज यादव के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे